नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से खेल की वकालत अभिषेक सोनू के साथ कार्यक्रम में। और आज का हमारा तीसरा एपिसोड है, भाग तीसरा है हमारा। हमारे आज के मेहमान जो है वो वैशाली ज़िले के पातेपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इनका ग्राम चकभटंडी है, पोस्ट धड़हरा है, थाना हाजीपुर है और ज़िला वैशाली से ये बिलोंग करते हैं। भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश में अभी प्रदेश सह संयोजक का दायित्व पिछले विगत 2.5 वर्षों से ऊपर के समय से बिता रहे हैं। और ज़िला संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ वैशाली भी ये है। और इसके अलावे भी बहुत सारी चीज़ों को ये करते हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो इनसे बातचीत शुरू करते हैं और आपको आगे की जानकारी मिलेगी। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। आपके जो दर्शक हमें ज्वाइन करेंगे सभी को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। मुकेश जी, आपका नाम मुकेश कुमार ऑफिशियली है जी ऐसे आपका कई जगह हमने देखा है मुकेश कुमार पासवान भी आप पूरा लिखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल लिखता हूँ। तो आप अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल। अभी जो बिहार का जो कास्ट सिस्टम है उसमें। और आपने बचपन में खेल के अपने बारे में बताए, खेल कैसे आप खेल से जुड़े थे बचपन में? कुछ है खेल का, याद है कुछ आपके पास खेल की? देखिए सोनू जी, मैं आपको बता दूं, खेल के प्रति मेरा बहुत लगाव था, लेकिन हम लोग की वैसी स्थिति नहीं थी कि हम लोग किसी खेल में उस तरह से अपना करियर बना सके या खेल को अपना करियर बनाएं और उसमें आगे बढ़े। ऐसी स्थिति नहीं थी। चूँकि आप जान रहे हैं कि मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस वर्ग से आता हूँ, उसमें मेरा जब जन्म हुआ तो आप समझ सकते हैं कि वैसी स्थिति नहीं थी समाज की कि हम अपने आप को उस स्तर पे लाके अपने आप को कहीं खड़ा कर पाएँ। मतलब स्थिति यही हुआ करती थी कि हम लोग मेरा जन्म मेरे गांव में हुआ और मतलब गांव की स्थिति आप समझ सकते हैं उस समय की कि क्या होगी। मतलब कहा जा सकता है कि हम लोग बहुत अच्छे परिवार से भी नहीं आते हैं कि जिनका बैकग्राउंड उस तरह का हो कि हम लोग किसी चीज़ को चाहें और बहुत आसानी से हमें प्राप्त हो जाए। ऐसी स्थिति नहीं थी। तो यही सब कारण था कि चूँकि हम लोग गांव में रहते थे, फिर मेरे पिताजी की कुछ सोच हुई कि भाई हम अपने बच्चों को एक ऐसा भविष्य दें कि वो ऐसा नहीं हो कि वो कहें कि मेरे पिता ने मुझे जीवन में कुछ देने का कार्य नहीं किया। और उसी सोच के तहत उन्होंने हम सभी को गांव से यहाँ शहर में ले आया और हम लोगों को मतलब वो जो उनके पास संसाधन था, उस संसाधन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हम लोगों को यहाँ प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराया और वहाँ पे हम लोगों की पढ़ाई शुरू हुई। यहाँ मतलब आपका यहाँ से क्या मतलब है, पटना जिला? हाँ जी जी बिल्कुल, पटना ज़िला में ही मेरी पढ़ाई हुई है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई हुई है। और मतलब पिताजी चाहते थे कि नहीं मेरे बच्चे कुछ अच्छा करें, तो उन्हीं का सोच था और जिसके वजह से हम लोग यहाँ पटना आए और यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की। तो हम लोग के पास मतलब ऑप्शन था कि या तो पढ़ाई करें या तो फिर कुछ और करें। तो हम लोगों को यही लगा कि नहीं, जो उस समय की खेल की स्थिति थी, तो हम लोगों ने पढ़ाई को बेहतर चुना और उसी को किया। जी, आप जहाँ जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं और जिस ग्रामीण परिवेश में रहे, तो वहाँ पे तो आपने भी बताया और हम लोग भी बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन किताबों के ज़रिए उस समय की स्थितियों को भी जानते हैं और अपने पूर्वजों के ज़रिए भी सुनते आ रहे हैं कि या तो आपको खेल चुनना है या पढ़ाई चुननी है या फिर आपको जॉब करना है। तो ये मजबूरियाँ रहती थी और ये तीनों में से कोई एक काम करना रहता था। तो चलिए, आपके पेरेंटियल सपोर्ट आपको मिला और आप पढ़ाई के क्षेत्र में आए, खेल पूरा नहीं कर पाए। लेकिन आपने खेल के क्षेत्र में आपने खेला, कोई गेम बचपन से खेला नहीं, अभाव के कारण नहीं खेला। फिर ये खिलाड़ियों के लिए मन में एक लालसा कैसे आई कि जिस चीज़ से आप वंचित रह गए हैं, आपको जो चीज़ समाज नहीं दे पाया, वो जी चीज़ आप समाज को क्यों देना चाह रहे हैं? देखिए सोनू जी,
होता है ना कि बचपन में किसी चीज़ की महत्वाकांक्षा आपकी होती है, किसी चीज़ के प्रति आपकी लालसा होती है कि हाँ भाई हम भी काश ये कर पाते। जैसे मैं आपको बता दूँ, मुझे क्रिकेट का बहुत ही शौक़ था और उससे भी कहीं ज़्यादा कहें तो हम हमारे प्रदेश में कबड्डी हम लोग खेलते थे बचपन में, उसका बड़ा ही शौक़ था। तो खेल के प्रति मेरा ऐसा रुचि था कि मैं चाहता था कि नहीं मैं खेलूं, लेकिन स्थिति वैसे नहीं थी कि मैं खुद से उस जगह पे अपने आप को स्थापित कर सका। तो वही कसक है, वही मतलब क्या कह लीजिए दिल में जो भड़ास है उसको हम चाहते हैं कि भाई जो मैं नहीं कर सका, जी जी। और आज मेरे प्रदेश के बच्चे अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो यथासंभव हमसे जो बन पड़ सकता है उसको ज़रूर करूं, और मतलब कि जो बच्चे उस लायक हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दूं, और वही हम लोग अभी कर रहे हैं। आपने जैसा बताया, मैं क्रिया प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे संयोजक जो प्रदेश के संयोजक हैं श्री सतीश राजू जी, उनका समय समय दर समय खिलाड़ियों के प्रति उनका, चूँकि वो खिलाड़ी रह भी चुके हैं और खेल भी चुके हैं, तो उनका भी हम लोग को मार्गदर्शन मिलते रहता है। और हम लोग चाहते हैं कि भाई जो हम नहीं कर सके, आने वाले जो बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं उनको एक जगह ज़रूर मिल पाए, यही सोच है और इसी सोच के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत बहुत ये बड़ी बात आपने कही है कि जो आप नहीं कर पाए वो आप दूसरों में देखना चाहते हैं, और इसी संदर्भ में आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, मैं आपके इस बात में एक कड़ी को जोड़ना चाहूँगा कि जैसे आप खेल के क्षेत्र में खेल नहीं पाए अभाव के कारण, मन में कसक है, आप करना चाहते हैं, तो जो खेल पाए हैं और जो सक्षम है खेल के लिए करने में लेकिन वो नहीं करते, वैसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सुरु जी, चूँकि हम लोग तो खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन एक अंतर आत्मा से एक इच्छा होती है कि जो हमारे आप भी जानते हैं, चूँकि आप भी इसी प्रदेश से हैं, तो इस प्रदेश में इतनी क्षमता है कि अगर कोई बच्चा अगर किसी खेल में है, किसी कला में है, उसको अगर थोड़ा-सा प्रोत्साहित किया जाए तो मतलब कि परिवार नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश का नाम एक विश्व पटल पे साबित कर सकता है। तो मैं ये जो लोग इस खेल के प्रति जो लोग सक्षम हैं या जो कुछ कर सकते हैं, उनसे मेरी ये अपील हो कि भाई आप जो कर सकते हैं कीजिए, और मतलब बेहतर सोचिए, तभी आने वाला भविष्य आपके बच्चों का है, और वो आगे चल के ये खेल का एक माहौल बनेगा, तभी आपके बच्चे मतलब इस चीज़ के लिए क्या कहा जा सकता है कि मतलब उनको कहीं दूसरे राज्य जाकर अपनी प्रतिभा को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सभी लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि भाई आप अगर सक्षम हैं तो बिल्कुल मदद करें, और जितना प्रोत्साहित कर सकते हैं बिल्कुल करें। ये आपने बहुत ही एक बड़ी और अच्छी बात कही है। तो इसका एक मायना ये भी निकाला जा सकता है कि जैसे आप कर रहे हैं, आप खिलाड़ी नहीं थे, फिर भी आपके मन में एक श्रद्धा है कि चलो जो चीज़ मैं नहीं कर पाया भाव के कारण वो दूसरे बच्चे छूट न जाए उन चीज़ों को करने में, तो ऐसे लोगों को बड़ा दिल वाला बोला जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग सक्षम है करने में, जो लोग खुद खिलाड़ी रह चुके हैं, जिन्होंने खेल किया है, जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, अर्निंग भी किया है, लेकिन वो लोग करना नहीं चाह रहे हैं, तो क्या वैसे लोगों को हम लोग कच्चा दिल वाला बोलकर संबोधित कर सकते हैं? नहीं सर, उसको कच्चा दिल वाला क्या कर सकते हैं? वो हो सकता है कि उनको लगता हो कि मतलब कहीं न कहीं आत्मबल की कमी है। चूँकि अगर कोई व्यक्ति अगर चाह ले कि मतलब किसी क्षेत्र में अगर कुछ करना चाहे, उन आत्मशक्ति को अगर लगा दें, तो उस चीज़ की प्राप्ति बिल्कुल हो सकती है। लेकिन वो अब कहीं मन में अगर उस तरह का भाव नहीं हो कि हाँ भाई कुछ किया जाए, तो आप नहीं कर सकते हैं। आप या मैं अगर चाह लें कि हमको इस काम को नहीं करना है, तो उस काम को नहीं किया जा सकता है। तो यही बात कहा जा सकता है इसके लिए। विगत कितने समय से आप भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं? जब कमेटी बनी थी तो उस समय मैं क्रिया प्रकोष्ठ में नहीं जुड़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि विगत करीबन लगता है मैं डेढ़ पौने 2 साल से भाजपा क्रिया प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ हूँ,
और मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे जितना बन पड़े, और मेरे जो संयोजक हैं जी जी वो जिस प्रकार से खेल के लिए काम कर रहे हैं, जी उनके कदम से कदम मिला के हम लोग, मतलब जितने पदाधिकारी हैं, हमेशा यही कोशिश होती है कि उनके साथ मिलकर काम करें, और मतलब वो जो करना चाहते हैं उनको उसको एक मतलब एक जगह तक हम लोग पहुंचा सकें, और जो बच्चे थोड़ा सा भी अच्छा करना चाहते हैं उनको हम एक स्तर दे पाएँ। नहीं, हम लोगों ने जब खेल की वकालत कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो अपना पहला एपिसोड आपके ही प्रदेश जी, अध्यक्ष बिल्कुल, श्री जी। सतीश कुमार श्रीवास्तव सतीश राजू जी के साथ शुरू किया था। जी, जी। तो जिस तरीके से अभी हमने आपसे बातें की तो आपने सारा क्रेडिट उनको दिया, इसी तरीके से जब उनसे बातें हुई थी तो उन्होंने सारा क्रेडिट अपनी टीम को यानी कि आप लोगों को सुपुर्द किया था। तो ये आप लोगों का ये इतना अच्छा म्यूचुअल इतने कम समय में कैसे हुआ? मतलब कई बार होता है कि नेतृत्वकर्ता के साथ टीम का मिलन बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? देखिए, नेतृत्वकर्ता कभी ऐसा नहीं है कि उसके साथ सामंजस्य की अगर कहीं कमी होती है, ठीक है, तो इस तरह की भाव होती है। लेकिन यहाँ जो हमारे नेतृत्व करता है और हमारे साथ चलने वाले जितने लोग हैं, उसमें कहीं ये भाव नहीं होता है कि वो बड़ा है, वो छोटा है, या फिर मतलब कि ये होता है ना कि भाई हम अध्यक्ष हैं तो मेरा एक ओहदा है, ऐसी कहीं कोई भावना नहीं है। और इसी भावना के तहत हम लोग सब एक बराबर अपने आप को समझते हैं, और मतलब एकजुट है और एक साथ काम करते हैं। चलिए, चूँकि मेरा जो खेल की वकालत कार्यक्रम है इसको हम लोग बिना मसाले के करते हैं, कोई मसाला इसमें नहीं डालते हैं, एकदम सत्य पे हम लोग काम कर रहे हैं और सकारात्मकता पे काम कर रहे हैं। तो हम आपसे एकदम खड़े-खड़े एकदम सीधे तरीके से पूछना चाह रहे हैं और जवाब भी सीधे की उम्मीद करेंगे कि आपको क्या लग रहा है कि विगत 1.5-2 साल से जिस तरीके से आप लोग जुड़ के सरकार के साथ कार्य करते आ रहे हैं, ऐसा पूर्व में कार्य हुआ था? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि इस प्रकार जिस प्रकार से अभी मतलब क्रीड़ा प्रकोष्ठ आज के डेट में जिस प्रकार काम कर रही है, दर्शकों और की तरफ जी बिल्कुल, और काम कर रही है, और मतलब जो एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है हमारे संयोजक ने और हमारी पूरी टीम ने, मुझे नहीं लगता है कि विगत वर्षों में कुछ लोगों ने किया है, लेकिन मतलब कि आज के डेट में हम लोग जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार से कोई काम हुआ था पहले। और आपको आने वाला भविष्य कैसा दिखता है बिहार खेल का? देखिए, जो पुराने आज से हम लोग अगर 5-10 साल पहले चले, तो आज और आज से 10 साल पहले के जो खेल के प्रति जो सरकार का सोच था, उससे बहुत ही बदलाव हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खेल विश्वविद्यालय का भी बनने जा रहा है, तो काफ़ी बदलाव आया है, और हम लोग तो यही अपेक्षा कर रहे हैं, और मतलब समय दर समय हम लोग उस पर बात भी करते हैं। हमारे जो मंत्री हैं हमारे ही मतलब भाजपा के ही कोटे से हैं, तो उनसे भी समय दर समय हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं कि भाई किस प्रकार खेल को बढ़ावा दिया जाए, और मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए कि आने वाले जो बच्चे हैं उनको जो खेलना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि वो निरंतर आगे बढ़ें और कुछ अच्छा बेहतर करें। अच्छा, हमने आपके बारे में जब तफ्तीश की थी तो बहुत सारी जानकारियां हम लोगों को मिली थी। कोरोना काल में आप लोगों ने, पूरी टीम ने, आपकी भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ की टीम ने कोरोना के समय में जो वंचित थे, जिनको खाना तक नहीं मिल पा रहा था, जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, उन लोगों को तो बांटा ही गया। लेकिन हमने आपकी तफ्तीश में भी पाया कि आपने भी कोई भी भूखा न रहे कार्यक्रम, कुछ क्या कार्यक्रम था वो, कुछ बताएं? देखिए, मैं बता देना चाहूँगा, सुनो जी, अब वो मेरा क्या सोच कही है कि वो कहीं ना कहीं हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनसे प्रभावित हुआ। जिस प्रकार मैं पूरे विश्व की जो स्थिति बनी कोरोना काल में, जो कोई किसी को पूछने की स्थिति में नहीं था, लेकिन हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मतलब पूरे संपूर्ण देश के लिए सोचने का कार्य किया। मतलब उनका सोच था कि मतलब
गांव हो, कस्बा हो, छोटे से छोटे जगह जहां तक जो छोटे स्तर के लोग भी हैं उन तक भी खाने का सामग्री को पहुंचाया जाए। उसी तरह उसी कड़ी में उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किया, सभी तक खाना पहुंचाया गया। तो उसी कड़ी में हम लोग का भी एक प्रयास था कि भाई हम लोग अगर अपने पास जो संसाधन है उससे अगर एक वक्त का भी भोजन ये किसी असहाय को अगर हम लोग करा सकते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होगा। इसी सोच के तहत हम लोगों ने निरंतर काम किया और लगातार मुझे लगता है 2-3 महीनों तक हम लोगों ने लोगों के बीच हम लोग गए, लोगों को भोजन कराया और मतलब संपूर्ण कोरोना काल में जब लॉकडाउन था तो हम लोगों ने निरंतर इस कार्य को करने का काम किया। यानी ये बहुत अच्छी बात है, आप खेल के लिए करते हैं, खिलाड़ियों के लिए करते हैं, आपने भूखों को भोजन कराया है। तो और अभी आपका वृक्षारोपण पखवाड़ा अभियान चल रहा है जी तो और आप ही उस कार्यक्रम के भी संयोजक जी हैं। जी। आप वृक्षारोपण पखवाड़ा के बारे में बताएं, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कहाँ तक पहुँची? देखिए ये हमारे जो भाजपा नहीं कहें जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस जिस दिन मतलब उनकी जो पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं 23 जून, जो व्यक्ति पूरा अपना जीवन मतलब अपना सर्वस्व राष्ट्र के नाम न्यौछावर करके अपने प्राणों की बलि दी, उनके जो पुण्यतिथि है, उनका जो बलिदान दिवस अब भाजपा पूरे देश भर में मनाती है। बलिदान दिवस से लेकर के उनकी जन्म जयंती मतलब आज 6 जुलाई जी जी जी। ये वृक्षारोपण का पखवाड़ा हम लोगों ने चलाया और इसमें कहीं ना कहीं एक सोच थी जो पूरे वातावरण का जो स्थिति हो गया है, जो वातावरण जो दूषित हो गया है, उसको हम लोग वृक्षारोपण करके थोड़ा सा भी अगर हम लोग के हाथों वातावरण स्वच्छ हो पाता है तो ये हम लोगों की एक छोटी सी श्रद्धांजलि हमारे श्रद्धेय के लिए होगी। इसी तहत के हम लोग सोच के तहत हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्य कुछ किया। याद है अभी तक कितना पेड़ लगा लिया होगा? देखिए हम लोगों ने जब बैठे, हमारे संयोजक महोदय बैठे, जब हम लोग बैठे तो हम लोग आपस में जब चर्चा हुई तो हम लोगों ने सोचा कि भाई पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो इसी सोच के तहत हम लोगों ने सोचा कि भाई पूरे प्रदेश भर में जितने ज़िले में हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं सभी को यह निर्देश दिया गया, सभी लोगों से आग्रह किया गया कि सभी जगह हम लोग कम से कम 75 वृक्ष हर जिला में, हर प्रदेश में, मतलब जहां आप हो सकता है हम लोग भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं और 75 वृक्ष लगाने का कार्य करें। और मतलब निरंतर इस पे कार्य हो रहा है और मतलब 75 क्या, हम लोगों ने तो अभी तक काफ़ी वृक्ष यहाँ पिछली बार भी आपका वृक्षारोपण पखवाड़ा चला था और जहाँ तक मेरी समझ पहुँच रही है कि आप लोग जब क्रीड़ा प्रकोष्ठ की जवाबदेही आप लोगों को मिली थी तो उस समय में कोरोना काल आ गया था, लॉकडाउन आ गया था, तो एक बहुत सारा समय आप लोगों का कोरोना ने छीन लिया। ये मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ, मैं दर्शकों को ये क्लियर करना चाहूँगा कि मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ कि भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ ने जितने कार्यक्रम कोरोना के बाद करा दिए, और सोच लीजिए कि अगर कोरोना का समय उनके पास होता तो और कितना ज़्यादा करवा पाते। और एक एंकर होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, जब मैंने भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ के कार्यक्रमों को छानबीन किया था, जब तफ्तीश की थी उसके बारे में, तो ऐसे कई सारे प्रोग्राम मिले थे जो कि गिनती से भी बाहर थे। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों ने अब तक हज़ारों पेड़ बिहार में लगा चुके हैं। आप लोग वृक्षारोपण पखवाड़ा भी आज चूँकि आप लोगों का अंतिम दिन है, आज आप लोगों का प्रोग्राम भी होगा और समय की भी कमी है आप लोगों के पास भी, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्तिगत सवाल, मेरे 3 और सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जी। और मैं चाहूँगा कि आप बताएं अब हमारे दर्शकों को कि आपने एक खिलाड़ी के लिए काम किया, आपने खेल के लिए काम किया, आप अभी वृक्षारोपण पखवाड़ा कर रहे हैं, आपने कोई भी भूखा न रहे अभियान चलाया, उसके अलावे भी आप सामाजिक सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी? देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा जब हम किसी दल से, किसी पार्टी से जुड़े होते हैं
तो कहीं न कहीं तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो उसके पीछे होती ही है, ठीक है। लेकिन अभी मेरी ऐसी कोई लालसा नहीं है कि मुझे ये बनना है या ये पद चाहिए, ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, और जैसा कि हमारे पार्टी, हमारी भाजपा का जो सोच है कि राष्ट्र प्रथम, व्यक्ति बाद में, तो इसी सोच के तहत हम लोग नहीं, कार्य कर रहे मैं हैं। आपको रोकना चाहूँगा, जी, मैं जी। आपको रोकना चाहूँगा इस बिल्कुल। बात पे कि आप फिर से इस जवाब का पॉलिटिकल जवाब आप हमको दे रहे हैं इस सवाल का। जी, तो मेरा मकसद ये है पूछने का कि आप जिस समुदाय से बिलॉन्ग करते जी, हैं, जी, आपने जितने संघर्षों को देखा, जी, तो कहा जाता है ना कि जो अनुभवी होते हैं वही अच्छा कर पाते हैं। जी, तो आपके पास तो बहुत ही अच्छा अनुभव है, आप खुद बिलॉन्ग करते हैं समुदाय से, वहीं से आए हैं, आप उठ करके आगे बढ़े हैं और आज एक मुकाम तक आए हैं। तो क्या ये आप एक ही पार्टी के लिए लगातार लगे हुए हैं, शुरू से ही लगे हुए हैं? तो पार्टी की तरफ से कभी आपको कुछ कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपको भी अवसर मिले? नहीं देखिए सोनू जी, हम लोग काम कर रहे हैं और कर्तव्य व्यक्ति को करना चाहिए, ठीक है। बाकी तो ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, अगर हमारे नेतृत्व को हमारे जो ऊपर के लोग हैं उनको लगेगा कि भाई नहीं, इस व्यक्ति को अगर कहीं कोई पद दिया जाए, कहीं कुछ जगह दिया जाए, तो ये समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकता है, अगर उस पे वो लोग विचार करेंगे तो ठीक है, मैं बिल्कुल सहस्र उसका स्वीकार करूँगा। लेकिन अभी मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पार्टी कहेगी तो मैं बिल्कुल तैयार रहूँगा और हर तत्पर कोशिश करूँगा कि किस प्रकार मैं अच्छे से अच्छे काम कर सकूँ। चलिए, 1985 आपका डेट ऑफ बर्थ है जी, जी। और 1995 10 साल तक मुझे लग रहा है कि आपका जन्म जब बिहार और झारखंड एक हुआ करता था उस समय हुआ जी, था। जी, बिल्कुल। तो आपको कुछ याद है उस समय में आपके पास आपका दिमागी संतुलन उतना बेहतर बन पाया था उस उम्र में कि आपको पता हो उस समय का कुछ कोई वाक़या बिहार झारखंड जब एक था? देखिए बता दूँ सोनू जी, बहुत उस तरह तो नहीं मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उस समय मेरी उतनी आयु नहीं थी, जी, जी। ठीक है, कि मैं राजनीतिक या सामाजिक स्थितियों को समझ सकूं। लेकिन सुनने को बहुत कुछ ऐसा मिलता था कि भाई शाम में आप 6 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। प्रदेश की स्थिति वैसी नहीं है कि कुछ आप अच्छा कर सकते हैं, मतलब सुनने को मिलता था। मतलब बड़े जब कुछ बात करते होते रहते जी, थे जी। तो कुछ सुन लिया तो वही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अपने अंदर वो आत्मबोध हो कि हम उस स्थिति को समझ सकें, ऐसी कोई स्थिति नहीं। नहीं, चूँकि आप बहुत नीचे से यहाँ तक आए हैं, जी, जी। तो आपने बहुत सारे संघर्षों को भी देखा है, बहुत सारे अनुभव बटोरे हैं जी, आपने। जी, जी। तो मैं ये बस मेरा मकसद ये था अपने दर्शकों को बताना आपके ज़रिए कि बिहार और झारखंड जब एक था तब हमारे लिए फ़ायदेमंद था या फिर जब अलग-अलग हुआ ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है? नहीं, इस चीज़ को इस रूप में कैसे हम लोग ले सकते हैं कि बिहार और झारखंड जब एक था, अलग हो गया तो हमारे लिए बेहतर है। देखिए कहीं न कहीं जब बिहार और झारखंड एक था, तो हमारे लिए एक भू-संपदा जो आज झारखंड में चली गई, वो हमारे लिए एक शक्ति का काम करता था, और वो हमारे पास था तो हम कुछ अच्छा व्यवसाय, कुछ अच्छा इंडस्ट्रीज़ की स्थापना कर सकते थे, जो आज के डेट में हम नहीं कर सकते हैं। तो मतलब कि आप इस चीज़ को मैं जी, राजनीतिक रूप से संसाधन। मैं जी, नहीं ये जी, कर जी। सकता हूँ, लेकिन संसाधन की कमी तो हमारे राज्य को हो ही गई ना, जी, जी। जब बिहार और झारखंड अलग हो गए। अगर झारखंड हमारे साथ होता, तो आज के डेट में जो हमें ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि भाई किसी को बुलाएँगे तो हमारे यहाँ कुछ कल कारखाना लगाने आएगा कि नहीं आएगा। अगर तो उस समय ऐसी स्थिति नहीं होती अगर हमारे साथ झारखंड होता तो संसाधन तो हमारे पास कुछ नहीं है। चलिए, आप बहुत बहुत ही बेबाकी से आप सवालों का जवाब दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। और मैं अपने अब अंतिम सवाल जो मैं सारे अपने मेहमानों से करता हूँ अपने दर्शकों के लिए,
आपको हमारा कार्यक्रम खेल की वकालत के बारे में 2 शब्द कहें जनता से। देखिए सोनू जी, आप लोगों ने जो ये मतलब मैं दिल से कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो खेल के प्रति जो ये मतलब वकालत, मतलब खेल के लिए संघर्ष, जी, मतलब खेल के लिए कुछ के बेहतरी के लिए काम करने का जो आप लोगों ने काम किया है, खेल की जो वकालत कर रहे हैं, इसकी जितनी सराहना की जाए ये बहुत ही कम होगी। और मैं ये कहूँगा कि आप लोग इसको निरंतर जारी रखें और इसी प्रकार खेल के लिए आप लोग कुछ बेहतर करें, ताकि प्रतिभा की कमी नहीं है, ठीक है। और अगर खेल की वकालत होगी तभी लोगों को, समाज को लगेगा कि नहीं, अगर हम खेल के प्रति अगर जागरूक होंगे तो खेल से भी हमारे बच्चे विश्व स्तर पर अपना नाम ख्याति प्राप्त कर सकते हैं और उस चीज़ को लोग करने का कार्य करेंगे। तो मैं अपनी मंगल कामनाओं के साथ खेल की वकालत को मतलब क्या कहें कि अपनी सारी क्या कह सकते हैं उसको, मेरी संपूर्ण शुभकामनाएं आपके साथ होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम दर्शकों, हम आपसे बताना चाहेंगे कि हम लोगों का जो टैगलाइन था, जो हमारा मोटो था कि खेल और राजनीति एक साथ एक मंच पर, उसी के द्वारा ये उपजा हुआ कार्यक्रम है खेल की वकालत अभिषेक सोनू के साथ कार्यक्रम, जिसमें हमारे आज के मेहमान मुकेश जी थे। मुकेश कुमार जी वैशाली ज़िले से पातेपुर विधानसभा से आते हैं और पातेपुर विधानसभा के लिए भी लगातार कार्यरत हैं, भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ में भी कार्यरत हैं। और इसी तरीके से आप सभी दर्शक और श्रोता हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें, हमारे कार्यक्रम के प्रति अपना आशीर्वाद बना कर रखें, ताकि हम लोग प्रतिदिन नए मेहमानों के साथ आपसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत